क्या आप हर दिन को पूरी तरह जीते हैं? जॉन ए शिंडलर की हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर बताती है कि कैसे तनाव से मुक्त रहकर खुशी और संतुलन के साथ हर दिन को जिया जा सकता है। आइए शुरुआत करें इस पॉजिटिव सफर की सिर्फ A2 ऑडियो बुक चैनल के साथ। कभी आपने सोचा है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार वो कहते हैं रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल हैं, फिर भी तकलीफ बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? असल में विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग 50 से 75% बीमारियां, जी हां इतनी ज्यादा, उनका कोई सीधा शारीरिक कारण होता ही नहीं। उनकी असली वजह हमारे मन में दबे हुए इमोशनल बोझ, अनसुलझे झगड़े और तनाव होते हैं। जैसे सोचिए, आपको माइग्रेन रहता है, या पेट में अक्सर जलन होती है, या फिर बिना वजह थकान महसूस होती है। हम दवाइयां लेते रहते हैं, विटामिन खाते हैं, पर असल में ये हमारा शरीर है जो हमारे अंदर के इमोशनल तूफान का सिग्नल दे रहा है। हमारे मन में चलने वाले डर, चिंता, गुस्सा या किसी बात का पछतावा, ये सब हमारे नर्वस सिस्टम को जगा देते हैं। और जब ये सिस्टम बार बार एक्टिव होता है तो शरीर में ऐसे बदलाव आने लगते हैं जो दिखने में बीमारी जैसे लगते हैं, और कभी कभी तो ये सच में लंबी चलने वाली बीमारियों में बदल जाते हैं। मान लीजिए आपको किसी के फोन कॉल से बेचैनी होती है, भले ही वो इंसान सामने ना हो, आपका दिमाग उसे एक असली खतरे की तरह लेता है। शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बहने लगते हैं, खून की नसें संकुचित हो जाती हैं, दिल तेज धड़कने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी एक्सीडेंट के समय होता है। अब सोचिए, अगर ऐसा रोजाना हो तो शरीर पर कितना बुरा असर पड़ेगा, है ना? यही है मन और शरीर का गहरा नाता। अगर मन बेचैन है तो शरीर भी ठीक से काम नहीं कर पाता, और अगर शरीर में तकलीफ है तो मन भी उदास और परेशान हो जाता है। बहुत से लोग अपने मन के दर्द को अंदर ही दबाए रखते हैं। शायद बचपन का कोई सदमा हो, किसी रिश्ते में मिला धोखा हो, या किसी फैसले का बोझ। बाहर से सब ठीक दिखता है, पर अंदर एक जंग चलती रहती है। धीरे धीरे यही दबी हुई भावनाएं शरीर में दर्द या बीमारी बनकर उभर आती हैं। जैसे किसी को कमर में लगातार दर्द रहता है, पर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कोई फिजिकल वजह नहीं है, पर दर्द जाता ही नहीं। ऐसे मामलों में अक्सर वो अनकहा दर्द, वो इमोशनल बोझ ही असली गुनहगार होता है। तो इसका हल क्या है? क्या सिर्फ दवा काफी है? नहीं, दवा जरूरी हो सकती है, पर अगर मूल इमोशनल है तो सिर्फ गोलियों से स्थायी आराम नहीं मिलेगा। हमें अपनी भावनाओं का सामना करना होगा, उन्हें समझना होगा, देखना होगा कि कौन सी पुरानी बातें अब भी दुख देती हैं, कौन सा डर हमें आगे जाने से रोक रहा है। खुद को समझना और भावनात्मक रूप से ठीक होना आसान नहीं होता, पर यही बदलाव की पहली सीढ़ी है। कभी किसी थेरेपिस्ट से बात करना, या डायरी लिखना, या किसी भरोसेमंद दोस्त से दिल खोलकर बात करना बहुत मदद कर सकता है। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें जाने देते हैं, तो शरीर अपने आप ठीक होने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। कई बार लोग तनाव कम करने के लिए गलत आदतें अपना लेते हैं, जैसे ज्यादा खाना, नशा करना, या हर वक्त फोन या टीवी में खोए रहना। ये चीजें थोड़ी देर के लिए आराम तो देती हैं, पर लंबे समय में और नुकसान करती हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने मन को समझें और खुद से ईमानदारी से जुड़ें। भावनाओं को दबाना हमें अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन अगर हम उन्हें अपनाएं और मरहम लगाएं, तो हम न सिर्फ भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि हमारी सेहत भी सुधरती है। तो अगली बार जब कोई पुरानी तकलीफ परेशान करे, चाहे सर दर्द हो, नींद ना आना हो, या पेट की समस्या, तो एक पल रुककर सोचिए, कहीं ये आपका शरीर तो नहीं जो आपसे कुछ कहना चाह रहा है। शायद जवाब दवा की शीशी में नहीं, आपके दिल और दिमाग के बीच उस बातचीत में छुपा हो जो आपने कभी शुरू ही नहीं की। शरीर के इशारों को समझना सीख गए तो समझिए आधी जंग जीत ली। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी कोई शारीरिक समस्या असल में आपकी भावनाओं से जुड़ी थी? अब बात करते हैं इमोशनल हाइजीन की। हम रोज सुबह उठकर नहाते हैं, दांत साफ करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, मतलब अपनी फिजिकल सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि जैसे तन की सफाई जरूरी है, वैसे ही मन की सफाई भी कितनी जरूरी है? जी हाँ, इमोशनल हाइजीन यानी अपने दिल और दिमाग को रोजाना साफ रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम रोज इसकी प्रैक्टिस करें तो न सिर्फ हमें मानसिक शांति मिलेगी,
बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी बेहतर होगी। सोचिए, हर दिन हम कितनी तरह की भावनाओं से गुजरते हैं। कभी किसी की बात बुरी लग जाती है, कभी किसी से जलन महसूस होती है, कभी किसी गलती का पछतावा होता है, कभी डर लगता है। अगर ये भावनाएं हमारे अंदर जमा होती रहें और हम इन्हें बाहर न निकालें, तो ये हमें अंदर ही अंदर थका देती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में रोज कूड़ा जमा होता जाए और हम सफाई न करें। धीरे धीरे वो घर रहने लायक नहीं बचेगा। इसी तरह किसी के लिए मन में गुस्सा या नाराजगी पाल कर रखना, जिसे रिजेंटमेंट कहते हैं, खुद पर तरस खाना, बेवजह डरना, दूसरों से ईर्ष्या करना या पुरानी बातों पर पछताते रहना, ये सब हमारे अंदर ऐसे जम जाते हैं जैसे अनदेखे कीटाणु, जो हमारी सारी एनर्जी चूस लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी कमजोर कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर आप किसी से बेहद नाराज हैं और आपने उसे माफ नहीं किया है, तो वो इंसान तो शायद अपनी जिंदगी में मस्त होगा, पर आप अंदर ही अंदर सुलगते रहेंगे। यही है भावनाओं का जहर। कहा जाता है कि माफ कर देना तनाव का सबसे शक्तिशाली इलाज है। माफ करना आसान नहीं होता, खासकर जब किसी ने बहुत गहरा जख्म दिया हो। लेकिन माफ न करना ऐसा है जैसे आप खुद जहर पी रहे हों और उम्मीद कर रहे हों कि सामने वाला बीमार हो जाए। जब हम माफ करने की कोशिश करते हैं तो हमारे शरीर का पूरा सिस्टम शांत होता है। गुस्से से जो मांसपेशियों में खिंचाव आया था वो कम होता है, नींद अच्छी आती है, सांस गहरी और शांत हो जाती है, और सबसे अहम बात, हम दुनिया को एक हल्के और साफ नजरिए से देखने लगते हैं। याद रखिए, माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है। स्वीकार करना भी एक बहुत जरूरी इमोशनल टूल है। जो चीजें हमारे बस में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखना हमें आजादी देता है। कई बार हम गुजरे हुए कल को बदलना चाहते हैं या आने वाले कल को पूरी तरह से काबू में करना चाहते हैं, लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि कुछ चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी और हमें उनके साथ ही आगे चलना है, तब हमें अंदर से शांति महसूस होने लगती है। करुणा और आभार भी इमोशनल सफाई के बेहतरीन औजार हैं। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनके प्रति दया का भाव रखते हैं, तो हमारे अंदर नरमी आती है। और जब हम अपनी जिंदगी में मिली छोटी छोटी खुशियों और नियामतों के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो नकारात्मकता धीरे धीरे अपने आप बाहर निकलने लगती है। जैसे हम चेहरे से धूल हटाते हैं, वैसे ही आभार हमारे दिल से नेगेटिविटी हटाता है। इमोशनल हाइजीन का मतलब ये नहीं कि आपको हर समय खुश ही रहना है। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को ईमानदारी से देख रहे हैं, पहचान रहे हैं और उन्हें धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। जैसे शरीर की गंदगी को अनदेखा नहीं किया जा सकता, वैसे ही मन की गंदगी को नजरअंदाज करना हमें अंदर से बीमार कर सकता है। मान लीजिए, आज दिन भर में आपने बहुत कुछ महसूस किया। किसी साथी ने बेइज्जती की, किसी की कामयाबी देखकर दुख हुआ, कोई पुरानी बात याद आकर पछतावा हुआ, किसी आने वाली बात से डर लग रहा है। अगर आप रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालकर अपने मन से इन भावनाओं को धीरे से बाहर निकालने की कोशिश करें, तो आप अपने दिमाग को ताजा कर रहे हैं। आप चाहें तो डायरी लिख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या बस एक पल खुद से पूछ सकते हैं, आज मुझे किस बात ने दुख पहुंचाया? क्या मैं बेवजह किसी से जला? क्या मैं किसी पुरानी बात को खामखा साथ रख रहा हूं? जैसे आप शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए साफ रखते हैं, वैसे ही मन को भावनात्मक संक्रमण से बचाने के लिए साफ रखना जरूरी है। बिना प्रोसेस हुई भावनाएं धीरे धीरे चिद्दाहट, उदासी और चिंता में बदल जाती हैं, और फिर शरीर भी उन्हीं की भाषा बोलने लगता है। कभी सर दर्द, कभी पेट की समस्या, कभी सीने में जकड़न। रोजाना बस 5 से 10 मिनट की ये इमोशनल सफाई आपकी पूरी ऊर्जा बदल सकती है। आप हल्का महसूस करेंगे, लोगों से बेहतर जुड़ पाएंगे और आपकी सेहत भी स्वाभाविक रूप से सुधरेगी। हम अक्सर दूसरों पर या हालातों पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इमोशनल हाइजीन हमें सिखाता है कि हम अपनी अंदरूनी दुनिया के मालिक खुद हैं, और जैसे हम अपने घर की सफाई खुद करते हैं, वैसे ही अपने मन की सफाई भी हमें ही करनी होगी। तो अगली बार जब आप दांत साफ करें या नहाएं, तो ये भी सोचिए कि आज आपके मन में क्या क्या जमा हो गया है, और उसे धीरे धीरे निकालने की कोशिश कीजिए, माफ करके, स्वीकार करके, शुक्रगुजार होकर और दयालु बनकर। क्योंकि एक साफ दिल और हल्का दिमाग ही सबसे अच्छी दवा है। क्या आपने कभी जानबूझकर अपनी भावनाओं की सफाई की है? चलिए अब उन खास भावनाओं पर गौर करते हैं जो हमें बीमार बना सकती हैं।
कुछ नेगेटिव इमोशंस जैसे कि गुस्सा पाल कर रखना, रिजेंटमेंट, डर, अपराध बोध, गिल्ट, ईर्ष्या और जलन हमारी फिजिकल हेल्थ को धीरे धीरे खोखला करते जाते हैं। अगर इन भावनाओं को समय पर समझा और संभाला न जाए तो ये लंबे समय तक चलने वाले तनाव और कई स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकती हैं। रिजेंटमेंट यानी किसी के लिए मन में गांठ बांध लेना शायद सबसे ज्यादा नुकसानदायक भावना है। ये धीरे धीरे हमारे मन पर कब्जा कर लेती है और शरीर में उथली सांसें, मांसपेशियों में खिंचाव और हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। जब हम किसी के लिए गुस्सा या नाराजगी लंबे समय तक दबा कर रखते हैं तो ये हमारे शरीर और हमारे रिश्तों दोनों को नुकसान पहुंचाता है। सोचिए, ये कैसा बोझ है जिसे हम हर पल उठाते रहते हैं। डर और चिंता भी तुरंत शारीरिक लक्षण पैदा कर सकते हैं। दिल का तेज धड़कना, पसीना आना, पेट में दिक्कत होना, ये सब आम है। अगर हम लगातार उन चीजों के बारे में सोचते रहें जो हमारे काबू में नहीं हैं, तो ये हमें पूरी तरह थका सकता है, जिसे बर्नआउट कहते हैं। इसका उपाय क्या है? सिर्फ चिंता में डूबे रहने के बजाय विश्वास रखना, समस्या का हल खोजने की कोशिश करना और कदम उठाना ज्यादा फायदेमंद होता है। गिल्ट यानी अपराध बोध एक धीमे जहर की तरह काम करता है। ये हमें थका हुआ, चिंतित महसूस कराता है और कभी कभी हम खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाले काम करने लगते हैं। इसका इलाज क्या है? जहां मुमकिन हो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करें, फिर खुद को माफ करें और आगे जाने पर ध्यान दें। खुद को माफ करना बहुत जरूरी है, वरना ये बोझ जिंदगी भर साथ चलता है। ईर्ष्या और जलन असुरक्षा और असंतोष की भावनाओं को जन्म देती है। हम दूसरों की चीजों को देखकर जलते हैं और अपने पास जो है उसकी कद्र नहीं करते। इसका नतीजा होता है मानसिक तनाव, जो अक्सर पेट में अल्सर या सीने में जलन के रूप में सामने आता है। इसका सबसे अच्छा एंटीडोट है कृतज्ञता यानी शुक्रगुजार होना। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, तो दूसरों से जलन अपने आप कम हो जाती है। इन भावनाओं को समझना और उनसे निपटना हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बेहद जरूरी है। जब हम अपने इमोशंस को पहचानते हैं और उन्हें सेहतमंद तरीके से जाहिर करते हैं, तो हम न सिर्फ अपने मन को शांत रखते हैं, बल्कि अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी कोई खास भावना आपकी सेहत पर बुरा असर डाल रही है? कैसे निपटते हैं आप उससे? आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में हम कभी कभी शरीर को तो आराम दे देते हैं, शायद छुट्टी ले ली या थोड़ी देर सो गए, लेकिन क्या हम अपने दिमाग को भी आराम देते हैं? शायद नहीं। दिमागी सुकून यानी मेंटल रेस्ट हमारी पूरी सेहत का एक बेहद जरूरी हिस्सा है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसे सिर्फ एक लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत समझना चाहिए। समाज में अक्सर आराम करने को आलस या समय की बर्बादी समझा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि जब तक हम अपने दिमाग को शांत नहीं करते, हमारा नर्वस सिस्टम ठीक से रिकवर ही नहीं कर पाता। आराम सिर्फ शरीर को सुला देना नहीं है, दिमाग को भी शांति चाहिए होती है। अगर हम अपने दिमाग को रोज थोड़ा सा ब्रेक दें, तो हम अपने अंदर ज्यादा स्पष्टता, ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस करते हैं। कैसे दें ये ब्रेक? बहुत आसान तरीकों से। अच्छा संगीत सुनना, प्रार्थना या ध्यान करना, कुछ दिलचस्प जानना, अपनी पसंद के किसी काम, हॉबी में लगना या बस प्रकृति में टहलने निकल जाना, ये सब हमारे दिमाग को ताजगी देते हैं। सुनने में ये तरीके भले ही साधारण लगें, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। रिलैक्स करने का मतलब है उस तनाव और ज्यादा सोचने की आदत से दूर जाना जो दिन भर हमारे दिमाग को थकाती रहती है। सोचिए, आपका मोबाइल अगर लगातार चलता रहे, कभी बंद ना हो, तो उसकी बैटरी जल्दी खत्म होगी और वो धीमा भी हो जाएगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम उसे कभी आराम नहीं देते, तो चिंता, चिद्दाहट और बर्नआउट हमें घेर सकते हैं। मेंटल रेस्ट और फिजिकल रेस्ट में फर्क है। कई बार हम शरीर से तो आराम कर रहे होते हैं, जैसे बिस्तर पर लेटे हैं या चाय पी रहे हैं, पर दिमाग में विचारों का प्रवाह चल रहा होता है। आने वाले कामों की चिंता, गुजरी बातों का पछतावा, भविष्य का डर। इस हालत में शरीर तो आराम कर रहा है, पर दिमाग पूरी रफ्तार से चल रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम होश पूर्वक अपने दिमाग को आराम देना सीखें। एक तरीका है जिसे डायवर्जन थेरेपी कहा जा सकता है। इसका मतलब है अपना ध्यान अपनी परेशानी से हटाकर किसी और काम में पूरी तरह लगा देना, जैसे कोई अच्छी फिल्म देखना, कुछ नया बनाना, बागवानी करना, पेंटिंग करना
या कोई भी मजेदार एक्टिविटी करना। जब हम ऐसा करते हैं तो कुछ देर के लिए हमारे इमोशनल सर्किट को आराम मिलता है और दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। सांस लेने की एक्सरसाइज भी बहुत शक्तिशाली होती है। जब हम कुछ देर धीरे धीरे गहरी सांसें लेते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और दिमाग हल्का महसूस करता है। बहुत से लोगों ने रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट की ब्रीदिंग या मेडिटेशन प्रैक्टिस से अपनी जिंदगी में खासा बदलाव महसूस किया है। रिलैक्सेशन का एक और फायदा है, जब हम दिमागी तौर पर रिचार्ज होते हैं तो हमारी समस्याएं सुलझाने की क्षमता बेहतर हो जाती है। कई बार जब हम किसी मुश्किल में फंसे होते हैं और एक ब्रेक लेते हैं तो वापस आने पर हमें एक नई सोच या नया रास्ता नजर आता है। इसलिए आराम सिर्फ सुस्ताने के लिए नहीं है, ये हमें समझदार और मजबूत भी बनाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दिमागी सुकून पाने के लिए किसी महंगे गैजेट या लग्जरी की जरूरत नहीं होती। ये एक कप चाय के साथ बालकनी में बैठकर पक्षियों को सुनने जितना आसान हो सकता है। हमें बस खुद को ये इजाजत देनी है कि हाँ, मुझे रुकने और आराम करने का हक है। हम अक्सर अपनी व्यस्तता को अपनी कीमत से संबंधित कर लेते हैं, जितना बिजी उतना कामयाब। लेकिन असली कामयाबी तब मिलती है जब हम अपने अंदर संतुलन बना पाते हैं, जब हम समझते हैं कि शरीर की तरह दिमाग को भी रिचार्ज करना जरूरी है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, बोझिल लग रहा है, तो खुद से ये मत पूछिए कि मैं और क्या कर सकता हूं, बल्कि ये पूछिए कि मैं अभी कैसे आराम कर सकता हूं। यही वो सवाल है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को बेहतर बनाएगा। क्या आपने आज अपने मन को थोड़ा आराम दिया? कब दिया था आखिरी बार? हम सब की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम या तो गुजरे हुए कल की किसी गलती या दर्द में अटके रहते हैं, या फिर आने वाले कल के डर और उम्मीदों में खोए रहते हैं। कहा जाता है कि भावनात्मक बीमारियों का सबसे प्रमुख कारण यही है, हम आज में नहीं जीते। हमारा मन या तो बीते कल के पछतावे में डूबा रहता है या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन असली शांति, असली सुकून सिर्फ एक ही जगह मिलता है, और वो है वर्तमान पल, यानी अभी, ये समय जो हमारे हाथ में है। जब हम बार बार अतीत में जाकर उसी पुरानी तकलीफ को याद करते हैं, अफसोस करते हैं, तो ये हमारी भावनात्मक और शारीरिक सेहत दोनों पर बुरा असर डालता है। हमारा नर्वस सिस्टम बार बार उसी दर्द को महसूस करता है, जैसे कोई पुराना जख्म बार बार कुरेद रहा हो। दूसरी तरफ, अगर हम भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, क्या होगा अगर मैं नाकाम हो गया तो, अगर सब कुछ खराब हो गया तो ये डर हमारे शरीर में तनाव वाले हार्मोन्स बढ़ाता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं, हमारी ऊर्जा खत्म करती हैं और हमें दिमागी तौर पर थका देती हैं। आज में जीना यानी लिविंग इन द नाउ कोई मुश्किल फलसफा नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे हम रोजाना अभ्यास करके सीख सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान सी एक्सरसाइज बताई जाती हैं, जैसे सुबह उठते ही खुद से कुछ सकारात्मक बातें कहना, जैसे आज मैं शांत और मजबूत हूं, या मैं हर स्थिति का सामना शांति से करूंगा। ये बातें आपके अवचेतन मन को सही दिशा देती हैं और दिन की शुरुआत अच्छी होती है। दूसरी चीज है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, सिर्फ आज के लिए। जब हम सिर्फ आज के कामों पर ध्यान देते हैं, जैसे आज मैं 20 मिनट सैर करूंगा या आज मैं 1 घंटा फोन से दूर रहूंगा, तो हम स्वाभाविक रूप से वर्तमान पल में टिक जाते हैं। इससे हमारा मन भटकता नहीं है और चिंता कम होती है। एक और बहुत असरदार तकनीक है माइंडफुलनेस, यानी अपने आसपास की चीजों को होशपूर्वक महसूस करना। जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना, उसका स्वाद, उसकी बनावट, उसकी खुशबू, या फिर चलते समय वृक्षों को, हवा को, धूप को महसूस करना। जब हम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं तो हम अपने विचारों की उलझन से बाहर आते हैं और अब को सच में महसूस करते हैं। दिन में 5 से 10 मिनट के ऐसे ब्रेक लेने की सलाह भी दी जाती है जब हम कोई फोन, कोई काम, कोई सोच विचार नहीं करते, बस शांति से बैठना, सांसें लेना या छोटी सी सैर करना। इन पलों का मकसद है अपने दिमाग को रिसेट करना, जैसे मोबाइल को रीस्टार्ट करने से वो बेहतर चलने लगता है। अब बात करते हैं समय और ऊर्जा की। समय को एक तरह की इमोशनल करेंसी कहा गया है। जैसे हम पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं, वैसे ही हमें अपना वक्त भी समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम अपना समय नफरत, चिंता, जलन या पछतावे में गंवाते हैं, तो ये वैसा ही है जैसे अपनी मेहनत की कमाई को आग लगा देना।
इससे न कोई फायदा होता है, न कोई विकास। इसके उलट अगर हम अपना समय हंसी खुशी, कुछ नया सीखने, रचनात्मक कामों में और दूसरों की मदद करने में लगाते हैं, तो हम भावनात्मक रूप से अमीर होते हैं। सोचिए, अगर आप दिन का 1 घंटा सिर्फ शिकायत करने में बिताते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति वही 1 घंटा कुछ नया सीखने या किसी की मदद करने में लगाता है, तो किसका इमोशनल बैंक ज्यादा भरेगा? जाहिर है दूसरे वाले का। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी कहीं दूर भविष्य में मिलेगी, जब नौकरी लगेगी, जब शादी होगी, जब तनख्वाह ज्यादा होगी। लेकिन सच ये है कि खुशी एक हुनर है जिसे हम वर्तमान पल में चुनते हैं। जब हम अब में जीते हैं, तभी हम जिंदगी की खूबसूरती को पूरी तरह महसूस कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सोचने के तरीकों पर रोज ध्यान दें। अगर हम बार बार अतीत या भविष्य में भाग रहे हैं, तो प्यार से खुद को वापस अब में लाएं। खुद से पूछें, मैं अभी क्या कर रहा हूं? क्या मैं सच में इस पल में हूं, या सिर्फ मेरा शरीर यहां है और मन कहीं और? ये जागरूकता धीरे धीरे आपके अंदर एक गहरा सुकून और नियंत्रण का भाव लाएगी। जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, ये अभी इसी पल में घट रही है। अगर हम हर दिन थोड़ा होश में जिएं, थोड़ा शुक्रगुजार हों और थोड़ा समय खुद को दें, तो हम न सिर्फ भावनात्मक रूप से सेहतमंद रहेंगे, बल्कि सच में जिंदगी को महसूस भी कर पाएंगे। तो चलिए आज से एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट के लिए खुद को पूरी तरह वर्तमान में रहने की इजाजत दें। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, मन बार बार भटके, पर अभ्यास से ये एक कला बन जाएगी और एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपकी शांति सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। यही है वर्तमान में जीना, असली आजादी की शुरुआत। आप आज क्या कर रहे हैं इस पल को पूरी तरह जीने के लिए? जिंदगी को सही मायने में जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है संतुलन। कहा जाता है कि सेहत और मन की शांति परफेक्शन से नहीं, बल्कि बैलेंस से आती है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो हर चीज में परफेक्शन पाने की कोशिश करते रहते हैं? परफेक्ट नौकरी, परफेक्ट रिश्ता, परफेक्ट शरीर, परफेक्ट प्लान, और इसी भाग दौड़ डीएच में हम असली जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ बिल्कुल हमारे मन मुताबिक हो जाएगा, तभी हम खुश रह पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती, और शायद होनी भी नहीं चाहिए। हमें जिसकी जरूरत है वो है संतुलन। जिंदगी के हर हिस्से में थोड़ा थोड़ा योगदान देना, ताकि हमारी आत्मा भी संतुष्ट रहे, मन भी शांत रहे और शरीर भी स्वस्थ रहे। माना जाता है कि एक मुकम्मल इंसान बनने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है: काम, खेल, मनोरंजन, आराम और आध्यात्मिक पोषण। इन चारों स्तंभों को एक साथ साधना ही असली भावनात्मक मजबूती का राज है। अगर इनमें से कोई भी चीज गायब है, तो इंसान के अंदर एक खालीपन सा बनता चला जाता है। काम करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें मकसद, आत्मविश्वास और कुछ करने का एहसास मिलता है। लेकिन सिर्फ काम ही करते रहना, बिना रुके, बिना मजे किए, बिना आराम किए, धीरे धीरे हमें भावनात्मक रूप से निचोड़ देता है। कई लोग अपनी नौकरी या पेशे से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि वो खुद को सिर्फ उसी एक भूमिका में देखने लगते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं सिर्फ एक मां हूं। और फिर जब उस भूमिका में कोई दिक्कत आती है, तो उनकी पूरी पहचान ही हिल जाती है। इसे इमोशनल ओवर आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अगर हम सिर्फ एक ही चीज में खुद को पूरी तरह लगा देते हैं, तो हमारी भावनात्मक लचक खत्म हो जाती है। और जब जिंदगी अचानक कोई झटका देती है, जैसे बीमारी, नौकरी छूटना या कोई अपना खो देना, तो हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में प्ले यानी खुशी और मजे का तत्व भी रखें। प्ले का मतलब सिर्फ खेलना नहीं, बल्कि वो हर काम जो आपके अंदर उत्साह, मजा और रचनात्मक ऊर्जा लाता है। किसी को संगीत पसंद है, किसी को बागवानी, किसी को नाचना या किसी को सिर्फ दोस्तों के साथ हंसना। ये सारी चीजें हमारी आत्मा को ऑक्सीजन देती हैं। बिना प्ले के जिंदगी एक मशीन जैसी लगने लगती है, नीरस और बेजान। आराम भी उतना ही जरूरी है जितना काम। कई लोग सोचते हैं कि आराम करना समय की बर्बादी है या आलस की निशानी, लेकिन इसे एक जरूरी हेल्थ टूल मानना चाहिए। हमारे शरीर और मन को दोबारा चार्ज होने के लिए आराम चाहिए, चाहे वो गहरी नींद हो, शांति से टहलना हो या बस चुपचाप बैठकर सांस लेना हो। बिना आराम के हम कुशलता से काम नहीं कर सकते, और जब हम थके होते हैं
तो हमारी भावनाएं भी ठीक से काम नहीं करती। छोटी छोटी बातों पर चिद्दाहट, मूड बदलना या चिंता का अनुभव होना। आध्यात्मिक पोषण वो चीज है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। इसका किसी खास धर्म से लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक पोषण का मतलब है अपनी अंदरूनी आत्मा से जुड़ना, किसी ऊंचे मकसद को महसूस करना और शांति के लिए समय निकालना। यह किसी के लिए प्रार्थना हो सकती है, किसी के लिए ध्यान और किसी के लिए बस कुछ पल की खामोशी। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो बाहर की दुनिया का शोर हमें उतना परेशान नहीं करता। अब बात करते हैं रेजिलेंस की, यानी जिंदगी की मुश्किलों को सहने और उनसे उबरकर वापस अपने पैरों पर आने की ताकत। ये सिर्फ बाहर से मजबूत दिखने से नहीं आती, बल्कि अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही तरीके से संभालने से आती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहेगा तो सब ठीक रहेगा, लेकिन यही नियंत्रण करने की आदत कई बार हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, मौसम से लेकर ट्रैफिक तक, दूसरों के बर्ताव से लेकर भविष्य के नतीजों तक। लेकिन जब चीजें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होती तो निराशा, चिंता और उदासी घेर लेती है। यहां पर सरेंडर यानी समर्पण की बात आती है। अब समर्पण सुनकर कई लोगों को लगता है कि यह तो हार मान लेना है, लेकिन असल में समर्पण का मतलब है उन चीजों को जाने देना जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब है भरोसा करना कि जिंदगी में जो भी हो रहा है उसका कोई ना कोई मकसद है। और इसका यह भी मतलब है कि हम कोशिश जरूर करें पर नतीजों से चिपके न रहें। जैसे अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी करते हैं तो मेहनत आपकी तरफ से पूरी है, लेकिन सिलेक्शन होगा या नहीं ये पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है। समर्पण करने से हम खुद को बेवजह के तनाव से बचा सकते हैं। रेजिलेंस का एक और हिस्सा है स्वीकृति, अपनी कमियों को, अपनी पिछली गलतियों को और जिंदगी की अनिश्चितता को स्वीकार करना। जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, तभी हम शांत और स्थिर रह पाते हैं। इससे हमारी भावनात्मक ऊर्जा बचती है और हम स्थितियों पर बेहतर प्रतिक्रिया दे पाते हैं, सिर्फ रिएक्ट नहीं करते। तो अगर आप एक ऐसी संतुलित और भरपूर जिंदगी चाहते हैं जिसमें आप भावनात्मक रूप से मजबूत बन सकें, तो अपने अंदर एक आसान सी आदत डालें। डेली चेक इन। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैंने आज सिर्फ काम किया या कुछ मजा भी किया? क्या मैंने अपने शरीर को आराम दिया या बस भागता रहा? क्या मैंने कुछ आध्यात्मिक अभ्यास किया या दिन भर सिर्फ शोर में खोया रहा? ये छोटे छोटे सवाल आपकी जिंदगी को संतुलन की ओर ले जाएंगे, और जब बैलेंस आएगा तो रेजिलेंस अपने आप विकसित होगी। फिर चाहे कोई भी तूफान आए, आप अंदर से स्थिर रहेंगे। जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां सबसे जल्दी मंजिल पर पहुंचने वाला ही जीतता है। जिंदगी एक सफर है जहां हर चरण का आनंद लेना, हर मूड को समझना और हर हाल में खुद को संभालना ही असली जीत है। सेहत का मतलब सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं, विचारों और आदतों को ऐसा बनाना है कि हम हर दिन एक शांत और सार्थक जीवन जी सकें। और इसके लिए किसी महंगी थेरेपी या मुश्किल नियमों की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ा सा समर्पण और थोड़ी सी सच्ची कोशिश, यही है असली रेजिलेंस की शुरुआत। आप अपनी जिंदगी में इन 4 स्तंभों काम, खेल, आराम और अध्यात्म को कैसे संतुलित करते हैं? कभी कभी हमारा शरीर जो इशारे देता है वो सिर्फ शारीरिक परेशानी नहीं होते, वो हमारी भावनाओं की कहानी भी सुनाते हैं। ये एक गहरी सोच है कि जब तक हमारी भावनाएं ठीक नहीं होंगी तब तक हमारा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकता। मतलब अगर आप बार बार थक जाते हैं, अक्सर सर में दर्द रहता है या कोई और पुरानी शारीरिक समस्या दूर नहीं होती, तो हो सकता है उसके पीछे कोई गहरा भावनात्मक मुद्दा हो जो अनजाने में आपके शरीर पर असर डाल रहा हो। इसीलिए कुछ आसान सेल्फ डायग्नोसिस तकनीकें बताई जाती हैं जिनसे हम अपनी भावनाओं और शरीर के बीच के कनेक्शन को समझ सकते हैं। पहली तकनीक है इमोशनल जर्नल रखना। बहुत ही सरल तरीका है। बस एक नोटबुक लें और लगातार कुछ दिनों तक, मान लीजिए 14 दिनों तक, अपनी रोजाना की भावनाओं को लिखते जाएं। दिन में क्या महसूस किया, किस स्थिति में गुस्सा आया, कब उदासी महसूस हुई या कब आप चिंतित हुए, सब कुछ बिना किसी लाख लपेट के नोट कीजिए। हो सकता है शुरू में ये आपको बोरिंग लगे, पर जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे कुछ खास पैटर्न उभर कर सामने आने लगेंगे। दूसरी चीज है अपने शारीरिक लक्षणों को भावनात्मक घटनाओं से मिलाना। मतलब
ये समझने की कोशिश करना कि जब भी कोई खास भावनात्मक उथल पुथल होती है, क्या उसके बाद आपका शरीर कोई संकेत देता है? जैसे क्या हर बार जब आप किसी से बहस करते हैं तो आपको सर दर्द हो जाता है, या अपराध बोध महसूस करने के बाद क्या आपका पेट खराब हो जाता है? ये जो हल्के फुल्के कनेक्शन हैं, ये बताते हैं कि आपकी भावनाएं चुपचाप आपकी सेहत को प्रभावित कर रही हैं। इसे समझना एक तरह का भावनात्मक आईना देखने जैसा है, और ये आत्म जागरूकता का सबसे शक्तिशाली औजार बन सकता है। जब आप इन पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं तो आपको अपनी समस्याओं का मूल समझ आने लगता है। फिर आप सिर्फ लक्षणों को दबाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि असली वजह पर काम करते हैं। इसे हीलिंग का पहला कदम माना जाता है। इस सोच को और वास्तविक बनाने के लिए कुछ सच्ची कहानियां भी हैं जो बहुत प्रेरणादायक और आंखें खोलने वाली हैं। एक कहानी है एक व्यक्ति की जिसे बहुत समय से पेट में गंभीर अल्सर थे। वो हर बार दवाइयां लेता, थोड़ी राहत मिलती और फिर अल्सर वापस आ जाते। डॉक्टर भी परेशान थे कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। बाद में पता चला कि उसे अपने बॉस के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराजगी थी, जिसे उसने कभी खुलकर जाहिर नहीं किया था। वो गुस्सा अंदर ही अंदर उसे खा रहा था, सचमुच। जब उसने थेरेपी की मदद से उस दबे हुए गुस्से को बाहर निकाला और अपने अंदर माफी की भावना विकसित की, तो अल्सर अपने आप ठीक होने लगे। कोई भारी दवा नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, सिर्फ इमोशनल सफाई ने उसके शरीर को ठीक कर दिया। एक और मामला था एक महिला का, जिसे कई सालों से नींद न आने की समस्या थी। वो हर तरह की दवाइयां ले चुकी थी, पर नींद थी कि आती ही नहीं थी। फिर उसने अपनी पिछली जिंदगी को खंगाला। उसे याद आया कि बचपन में उसे अनजाने में कोई गलती हुई थी, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानती थी, और उस अपराध बोध को उसने कभी किसी से बांटा नहीं था। जैसे ही उसने उस गिल्ट का सामना किया, रोई, बात की और खुद को माफ किया, उसे धीरे धीरे गहरी नींद आने लगी। नींद की गोली नहीं, बल्कि गिल्ट से मिली मुक्ति उसकी असली दवा बनी। एक तीसरा उदाहरण एक रिटायर्ड व्यक्ति का था, जिसे गठिया की शिकायत थी। वो सोचता था कि ये तो उम्र के साथ होने वाली आम समस्या है और अब बस इसी के साथ जीना होगा। लेकिन जब उसने अपनी भावनात्मक जिंदगी पर ध्यान दिया, तो उसे एहसास हुआ कि रिटायरमेंट के बाद उसने खुद को सबसे अलग कर लिया था। न परिवार से ज्यादा मिलना जुलना, न अपने शौकों में दिलचस्पी लेना। वो एक तरह के भावनात्मक अकेलेपन में चला गया था। जैसे ही उसने दोबारा अपने परिवार से मिलना जुलना शुरू किया, अपने पुराने शौक जैसे पेंटिंग, बागवानी फिर से अपनाए और अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताना शुरू किया, तो हैरानी की बात है कि उसके गठिया के लक्षण काफी कम हो गए। उसके शरीर ने उस भावनात्मक युद्धाओं को शारीरिक राहत में बदल दिया। ये सारी कहानियां हमें एक गहरी बात समझाती हैं। हमारा शरीर और हमारी भावनाएं एक दूसरे से पूरी तरह मिले हुए हैं। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, नजरअंदाज करते हैं या समझने की कोशिश नहीं करते, तो वो धीरे धीरे शारीरिक तकलीफों में बदलने लगती हैं। और जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, व्यक्त करते हैं और उन पर मरहम लगाते हैं, तो शरीर भी उसी रास्ते पर चलने लगता है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि भावनाओं को ठीक करने से हर बीमारी गायब हो जाएगी, लेकिन यह जरूर माना जाता है कि भावनात्मक हीलिंग से शरीर की प्राकृतिक रूप से ठीक होने की शक्ति बेहतर होती है। और ये सब आत्म जागरूकता, सेल्फ डायग्नोसिस और छोटे छोटे भावनात्मक एक्शन से शुरू होता है। इन तकनीकों को अपनाने के लिए किसी महंगे तामझाम की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा धैर्य, एक नोटबुक और अपने प्रति ईमानदारी चाहिए। जब आप रोज अपनी भावनाओं पर गौर करना शुरू करते हैं, तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित होती है। फिर आप छोटी छोटी बातों में खुद को बेहतर समझने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है असली तंदुरुस्ती की यात्रा। इमोशनल जर्नलिंग एक तरह से मन का डिटॉक्स है। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जहरीले पदार्थों को बाहर निकालते हैं, वैसे ही भावनाओं को बाहर लाना भी जरूरी है, वरना ये अंदर ही अंदर जमा होती रहती हैं और एक दिन किसी बीमारी के रूप में फूट पर डरती हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। हमने आज सीखा कि कैसे हमारी भावनाएं हमारी सेहत पर असर डालती हैं, कैसे इमोशनल हाइजीन, वर्तमान में जीना, जीवन में संतुलन, काम, खेल
आराम, अध्यात्म और मुश्किलों से उबरने की ताकत, रेजिलेंस हमें एक बेहतर और स्वस्थ जीवन दे सकती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।